निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण भाषा शिक्षण शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का सत्र है सीखने में भाषा की केंद्रीयता एवं बहुभाषा शिक्षण। आज के सत्र के उपरांत भाषा शिक्षा के विभिन्न पक्षों को समझने में शिक्षक सक्षम होंगे। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों की भाषा सीखने की प्रकृति अर्थात भाषाई कौशलों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के विकास एवं भाषाई कौशलों में कुशलता प्राप्त कर अन्य विषयों को सीखने में भाषा की भूमिका के बारे में जान सकेंगे। शिक्षक पहली अर्थात मातृभाषा, दूसरी अर्थात क्षेत्रीय भाषा अर्थात मातृभाषा के अतिरिक्त जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, जबकि अन्य भाषा भाषी क्षेत्र में हिंदी, मराठी, डोगरी, गुजराती आदि। और तीसरी भाषा यानी अन्य प्रदेश अथवा देश की भाषा का शिक्षण के रूप में भाषा शिक्षण की अवधारणा की समझ विकसित करने में सक्षम होंगे। शिक्षकों में भाषा सीखने की प्रकृति, सीखने में भाषा की भूमिका एवं बहुभाषावाद के बारे में समझ बढ़ेगी। इस सत्र के मुख्य प्रशिक्षण बिंदु इस प्रकार हैं। भाषा सीखना और सीखने में भाषा की केंद्रीयता, भारत में भाषा सीखने और सिखाने की स्थिति, शिक्षा नीति में भाषा, त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषावाद, पहली, दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में भाषाओं का शिक्षण। हम जानते हैं कि भाषा सभी मनुष्यों और समाज का अत्यंत अनिवार्य अंग है। प्रत्येक बच्चा अपनी मातृभाषा या पहली भाषा बिना अतिरिक्त प्रयास के स्वाभाविक रूप से ही सीख लेता है। मनुष्य के विकास के क्रम में भाषाओं के साथ अंतरक्रिया मनुष्य को अन्य भाषाओं को सीखने के लिए उत्साहित करती है। भाषा सीखने और सिखाने के इस क्रम में शिक्षक एवं शिक्षार्थी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट कार्यनीतियां अपनाते हैं। इस मॉड्यूल में कक्षा कक्ष की परिस्थितियों, भाषा सीखने के विभिन्न कौशलों के साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सीखने के शुरुआती चरणों से लेकर उच्च प्राथमिक स्तर तक की गतिविधियों को दर्शाया गया है। विचारों, गतिविधियों और प्रक्रियाओं को विभिन्न संदर्भों में अलग अलग भारतीय भाषाओं में उपयुक्त रूप से अपनाया जा सकता है, ऐसी अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। आइए हम भारत में भाषा सीखने की परिस्थितियों के बारे में विचार करते हैं। इस तस्वीर में बच्चे अपने अध्यापक के साथ पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तस्वीर में बच्चे समूह में बैठकर मध्याह्न भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बच्चे अपने विद्यालय परिसर की साफ सफाई और सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ बच्चे कक्षा में अभिनय अथवा राइम प्रस्तुतिकरण के द्वारा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बच्चे जन जागरण हेतु रैली की तैयारी में हैं। आइए अगली स्लाइड में हम कुछ और तस्वीरों को देखते हैं। बच्चे अपने आसपास के परिसर में जाकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर में बच्चे शारीरिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगली तस्वीर में हम देखते हैं कि बच्चे किसी कार्यक्रम या अवसर के दौरान प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। बच्चे आपस में खेल रहे हैं और कुछ बातचीत कर रहे हैं। आइए एक वीडियो देखते हैं। This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth.
तस्वीरों और वीडियो को देखकर आपके मन में क्या विचार आया? क्या इन तस्वीरों में चल रहे क्रियाकलाप या वीडियो में चल रहे क्रियाकलाप देखकर आपको लगता है कि ये क्रियाकलाप भाषा शिक्षण अथवा भाषा सीखने की प्रक्रिया हो सकती है? जी हाँ, जब हमारे बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो वे अपनी एक भाषा यानी अपनी मातृभाषा सीख कर आते हैं। अपनी उम्र के अनुसार भाषा को अच्छी तरह जानते भी हैं। यहाँ पर उनका जानना व्याकरण के स्तर पर नहीं, बल्कि सामान्य बातचीत के स्तर पर है। भाषा के शिक्षक के रूप में हमें यह मालूम होना चाहिए कि भाषा के प्रति बच्चों की जागरूकता और ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए, ताकि पहली भाषा की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके और जिसके जरिए उन्हें दूसरी और तीसरी भाषा सीखने में सहयोग प्रदान किया जा सके। आइए एक दिमागी कसरत करते हैं। क्या आपको याद है कि आपने अपनी मातृभाषा कैसे सीखी? क्या आप उन विशिष्ट परिस्थितियों को याद कर सकते हैं? आइए उन परिस्थितियों को लिपिबद्ध करते हैं। क्या आप दूसरी भाषा सीखने के अनुभवों को पुनर्स्मरण कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। क्या आपको पहली भाषा और दूसरी भाषा सीखने के अपने अनुभव में कोई अंतर महसूस होता है? अवश्य महसूस हुआ होगा। पहली भाषा आपने बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के स्वाभाविक रूप से सीखी, जबकि दूसरी भाषा में आपने अतिरिक्त प्रयास किया। आइए हम चिंतन करते हैं, क्या हम अपनी कक्षा में भाषाओं और विषयों की सामग्री के शिक्षण अधिगम में बच्चों की भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं? विद्यार्थियों में भाषा के प्रति इतनी जागरूकता होती है कि वे जानते हैं कि आवाज से शब्द कैसे बनते हैं और शब्द मिलकर एक साथ सार्थक वाक्य बनाते हैं। वे अपनी उम्र और संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार अपनी भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं। इससे पता चलता है कि उनके पास अपना एक आंतरिक व्याकरण भी होता है और वो उसका उपयोग करना जानते हैं। वे भले ही व्याकरण के नियमों से परिचित नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो जो भी कक्षा में सीख कर आते हैं उसे अपनी कक्षा में हमें बेहतर बनाना चाहिए। उन्हें दूसरी नई भाषा जैसे अंग्रेजी या किसी दूसरी भाषा को सिखाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि भाषा के प्रति बच्चों की जागरूकता और उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए। बच्चों की पहली भाषा के ज्ञान की नींव पर दूसरी और तीसरी भाषा के ज्ञान का निर्माण कैसे किया जाए। भाषा सीखने और इसके अधिग्रहण में ऐसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिनमें बच्चे स्पष्ट या अस्पष्ट कार्यनीतियां अपनाते हैं, जैसे अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान और उन अनुमानों का सत्यापन आदि। शिक्षा में भाषा की भूमिका को पूरी तरह से समझने के लिए हमें भाषा की प्रकृति, जीवन और समाज के अन्य पक्षों के साथ इसके इंटरफेस, भाषा सीखने के बारे में मान्यताओं और भाषा सीखने के लिए विद्यार्थियों के प्रयासों को कैसे समर्थन दिया जाए, इन्हें जानना होगा। बच्चे को दूसरी या नई भाषा सिखाने के लिए हम ये जानते हैं कि भारत भाषा की विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध देश है और एक विशिष्ट भारतीय कक्षा में बहुभाषी लोग मिल सकते हैं। ऐसे में बच्चे को नई भाषा के साथ कैसे परिचय कराया जाए, नई भाषा के साथ कैसे उसका तालमेल बिठाया जाए, इसके लिए हमें बहुभाषावाद के बारे में या बहुभाषावाद की अवधारणा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुभाषावाद भारतीय पहचान है, एक प्राकृतिक घटना है जो सकारात्मक रूप से संज्ञानात्मक लचीलेपन और विद्वानों की उपलब्धि से संबंधित है। द्विभाषी बच्चे न केवल अलग अलग भाषाओं पर नियंत्रण रखते हैं, बल्कि शैक्षिक रूप से भी वे अधिक रचनात्मक और सामाजिक रूप से अधिक सहिष्णु भी होते हैं। भाषा संबंधी कौशलों की विस्तृत श्रृंखला जो उन्हें नियंत्रित करती है, इसी के जरिए वे विभिन्न सामाजिक स्थितियों और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों पर अधिक कुशलता से बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं। वे अधिक उदार मानस के होते हैं। यह दर्शाने के लिए भी पर्याप्त साक्ष्य हैं कि द्विभाषी बच्चे विविध प्रकार के विचारों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। जब हम बहुभाषावाद, संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धि के बीच सकारात्मक संबंध के बारे में जानते हैं, तो विद्यालय में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है।
जब बच्चे विद्यालय आते हैं, हम जानते हैं कि बच्चे पहली भाषा जानते हैं। पहली अर्थात मातृभाषा। मातृभाषा की वर्णमाला को पहचानने, पढ़ने, बोलने और लिखने में वे थोड़े से प्रयास से ही पारंगत हो जाते हैं। क्या हम लिखित रूप में वर्णमाला के परिचित शब्दों और अक्षरों के साथ तीसरी भाषा शुरू कर सकते हैं? आइए हम जानते हैं तीसरी भाषा के बारे में। हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी पट्टी में हिंदी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, जबकि अन्य प्रदेश की भाषा तीसरी भाषा के रूप में। दूसरी या विदेशी भाषा की शिक्षण अधिगम स्थितियों के मामले में ऐसा नहीं होता, जैसा हम पहला अथवा मातृभाषा के सीखने के समय पाते हैं। दूसरी भाषा विद्यार्थियों के लिए उनके परिवेश में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध नहीं होती। इससे विद्यार्थियों को इस भाषा के साथ सीमित जुड़ाव और संपर्क में आने के कम अवसर मिलते हैं। ऐसी ही स्थितियों का सामना गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को भी करना होता है। इसलिए पहली, दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में भाषा के शिक्षण अधिगम के लिए कार्य नीतियों में अलग अलग तरीकों यानी प्रक्रियाओं की जरूरत होती है। आपके राज्य में कितनी भाषाएं सिखाई या प्रस्तावित की जाती हैं? आइए आपका सामान्य ज्ञान परीक्षण करते हैं। क्या आपके राज्य में त्रिभाषा सूत्र प्रभावी रूप से लागू है? चलिए, यह आपका गृह कार्य हुआ। जाइए और पता कीजिए कि आपके राज्य में त्रिभाषा सूत्र प्रभावी रूप से लागू है अथवा नहीं। अब हम चर्चा करेंगे पाठ्यचर्या में भाषा की केंद्रीयता का। अधिगम में भाषा की केंद्रीयता को प्रोत्साहन क्यों दिया जाना चाहिए? प्रत्येक अध्यापक को भाषा अध्यापक होना चाहिए, क्योंकि विषयों की पाठ्य सामग्री के शिक्षण अधिगम में भाषा की एक अहम भूमिका होती है। भाषा को सीखना विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, गणित आदि विषयों के सीखने के साथ ही होता है। भाषा के माध्यम से विचारों और पाठ्य सामग्री को संप्रेषित किया और समझा जाता है। विभिन्न विषयों में पाठ और गतिविधियों की योजना बनाने में भाषा सीखने पर ध्यान देने से पाठ्य सामग्री और भाषा दोनों के लिए लाभ होगा। विषयों की विषय वस्तु पर काम कराने से विषयों के शिक्षण अधिगम को और भाषा के शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इस मामले में सीखना प्रामाणिक हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थी पूरी तरह से भाषा को उसके संदर्भ और अर्थपूर्ण स्थितियों में उपयोग करने में शामिल हो जाते हैं। भाषा शिक्षण की संप्राप्ति हेतु तो आइए कुछ गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। प्रथम गतिविधि है, इसमें हम बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट लें और उनको आसपास के वातावरण से संबंधित बिंदु जैसे पानी, पौधे, विद्यालय, परिवार, मित्र आदि इन किसी एक शब्द पर कई शब्द और वाक्यांशों को देखने और इकट्ठा करने को कहते हैं। इनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है। एकत्रित किए गए शब्दों और वाक्यांशों को विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय में उपयोग करके समूहों द्वारा लेख तैयार कराया जा सकता है। इन शब्दों और वाक्यांशों को चार्ट पेपर पर लिखने को और कक्षा की दीवारों पर भी प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है, जिससे बच्चों की भाषा अधिगम के लिए कई गतिविधियां हो जाती हैं और वे भाषा की बारीकियों को सीख सकते हैं। भाषा की वर्तनी, भाषा के उच्चारण, शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास आदि गतिविधियों के द्वारा सीख सकते हैं। इसी प्रकार एक अन्य गतिविधि है जिसमें हम परियोजना कार्य से विषयों के एकीकरण द्वारा शिक्षण कर सकते हैं। इस परियोजना कार्य में हम किसी स्थल की भ्रमण की योजना बनाते हैं। स्थल के भ्रमण की योजना बनाने के साथ ही हम भूगोल, इतिहास और भाषा जैसे विषय को समाहित करते हैं। भ्रमण में हम भाषा कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, विश्लेषण करना और आलोचनात्मक चिंतन, इन शब्दों को अथवा इन प्रक्रियाओं को स्थान देते हैं। बच्चे अपने आसपास के स्थल की यात्रा की योजना बनाते हैं और एक यात्रा कार्यक्रम तैयार करते हैं। विद्यार्थियों को भ्रमण के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति, यदि हम विद्यालय अथवा अपने निवास स्थान से किसी दूर स्थान का भ्रमण कर रहे हैं तो वहाँ का मौसम और जलवायु, उस स्थान के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के बारे में, वास्तुकला, कला और सौंदर्य शास्त्र, उस स्थल के आसपास बोली जाने वाली भाषा, उस स्थल पर मौजूद
अथवा रास्ते में जाते हुए मिलने वाले साइन बोर्ड पर उपलब्ध जानकारियाँ, पर्यावरण संबंधी जानकारी जैसे कचरे के डिब्बे, हरियाली, सार्वजनिक शौचालय आदि, इनके बारे में अपने नोट्स बनाने को कहा जा सकता है। भ्रमण के पश्चात कक्षा में बच्चों को उन नोट्स को अपने कक्षा के अन्य साथियों के साथ साझा करने को कहते हैं और उन पर चर्चा करके एक साझी रिपोर्ट या कहानी बनाते हैं। बच्चों को उनके अपने अनुभव लिखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस प्रकार हम अपने बच्चे को बहुभाषावाद की अवधारणा के द्वारा कई भाषाओं के अधिगम के लिए तैयार कर सकते हैं। आशा करते हैं भाषा शिक्षण शास्त्र के इस सत्र में आपने अधिगम में भाषा के महत्व को समझा होगा। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।